नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री महाकाल। जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। और हमेशा की तरह ही जब भी कोई चैनल पे एक नया इनवाइटी आता है, उसको देखकर, उससे मिलकर, और चूंकि उसके बारे में कुछ ना कुछ पहले से पता होता है, एक नया जोश जी होता है, एक नई खुशी होती है। तो मैं ठीक हूँ, लेकिन उसी के साथ आपको देखकर बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ समय से हमारी बातचीत फ़ोन पे चल रही थी इस मीटिंग को लेकर। जी। और अभी हाल ही कुछ मेडिकल इमरजेंसीज रही हैं आपकी फैमिली में। तो उस सब को देखते हुए, जानते हुए आपने समय दिया है द ड्राइंग हाउस को, इसके लिए एक बार फिर से बहुत तहे दिल से आभार आपका, बहुत ज़्यादा आभार। नहीं सर, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतनी सब सिचुएशन चलने के बाद मैं बस अब वापस वर्किंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो शुरुआत आपसे इस बातचीत के थ्रू ही होगी, ताकि वापस से जो पिछले 15 दिन से माइंड में स्ट्रेस वगैरह परेशानियां चल रही है, आपके थ्रू वो सब अब खत्म होगा और फिर से मैं वापस पूरे जोश के साथ काम स्टार्ट कर पाऊंगा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी, सबसे पहले आप ये बताएं, हम सभी जानते हैं कि जब हम नीलेश जी की बात करते हैं तो कॉमिक्स अड्डा की बात आती है। और कॉमिक्स अड्डा विदाउट अ डाउट आज की डेट में एक अत्यधिक लोकप्रिय ऑनलाइन स्टोर है। मैं ऑनलाइन स्टोर कहना चाहूंगा, हालांकि अगर मैं सही हूं तो उज्जैन में आपकी आपकी शॉप भी है। अगर कोई वहां आता है तो बिल्कुल वो वहां से भी खरीद सकता है कॉमिक बुक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ऑनलाइन स्टोर पिछले कुछ ही सालों में एकदम से पॉपुलैरिटी की जो चरम सीमा है उस पर पहुंचा है। सैकड़ों लोगों ने, फैंस ने, रीडर्स ने किताबें मंगवानी शुरू करी हैं। मैं बोल रहा हूँ इस चैनल पे, मैंने शायद शुरुआती कुछ समय को छोड़ के आज तक जितनी भी कॉमिक बुक्स मंगाई हैं सब कॉमिक्स अड्डा से ही मंगाई हैं। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके लिए, इन किताबों के लिए, उनकी सही समय पे डिलीवरी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कॉमिक्स और कॉमिक बुक्स, इनके प्रति जो हर बच्चे की दीवानगी होती है, जाहिर सी बात है आपकी भी रही होगी। मेरा पहला सवाल, जी पहला सवाल आपके लिए यही है नीलेश जी, कि कॉमिक बुक्स के प्रति जो आपकी दीवानगी रही है उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए प्लीज। कब से शुरुआत हुई इसकी? सर आई थिंक शायद 10-12 साल की एज रही होगी मेरी। 93-94 की बात होगी। एक फ्रेंड है मेरा, अभी बाल चरित में मैंने वो संस्मरण डाला भी है। बाल चरित जो सी में सर ने फोटो मंगाए थे उसमें डाला भी थी जी। सॉरी, ध्रुवोदय में। ध्रुवोदय में मेरा मित्र है, चाइल्डहुड फ्रेंड विपुल श्रीवास्तव। मैंने सबसे पहले कॉमिक्स उन्हीं के यहाँ पढ़ी थी, आदमखोरों का स्वर्ग, ध्रुव की। सुपर कमांडो ध्रुव, आदमखोरों का स्वर्ग, मेरे ख्याल से तीसरी चौथी किताब थी ध्रुव की शायद। हाँ, अब मेरे लिए तो पहली ही थी। मैंने उसके पहले ध्रुव को भी नहीं जानता था, कोई कॉमिक्स भी नहीं आता। स्कूल में चंपक जो कॉमिक्स होती है या नंदन होती है, स्कूल में हमारे वेडनेसडे को एक लाइब्रेरी डे होता था। बस वहाँ स्कूलों में यही कहानी की किताबें मिलती थी, तो उसमें जो छोटी छोटी कॉमिक स्ट्रिप होती है, चीकू की, मिंकू की, चंपक के अंदर, बहुत पसंद आती रही है शुरू से ही वो चित्र वगैरह। तो जब एक दिन विपुल के यहाँ गया, वहां पर देखा वो कॉमिक्स पढ़ रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा कि पूरी किताब में चित्र बने हुए, आर्ट बना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। अब पहले इंतजार किया कि वो पढ़ के खत्म कर ले फिर अपन शुरू करें। तो उसके यहाँ पढ़ी, पता चला कि भैया रेंट पे मिलती है, कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं लाइब्रेरी में, फिर खाता खुलता है, फिर लेके आना पड़ती है। अब मेरे यहाँ ऐसा घर पे ऐसा कोई माहौल नहीं था, तो मुझे बस उसी के यहाँ जाके पढ़ना पड़ता था। तो डेली रो, और चूंकि वो लाला जी है बचपन से ही, तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने डिमांड रख दी कि भैया मैं 50 पैसे देता हूँ इसके, 25 पैसे आप दो जी। अब उस समय हम साइकिल चलाना सीखते थे, तो वो साइकिल भी किराए से लेके आना पड़ती थी, तो पैसे तो लिमिटेड मिलते थे। अब साइकिल के पैसे कॉमिक्स में दे देंगे, कैसे काम चलेगा? जी। तो हमारा जो बच्चों का जो ग्रुप होता है, शाम को अक्सर आप भी, मतलब हर कोई गार्डन में खेलने जाते हैं, तो 5, 5:15 बजे की हमारी टाइमिंग होती थी। पास के गार्डन में पूरे सब
सारे आसपास के बच्चे इकट्ठे होते थे खेलने में। तो टाइमिंग तो पता ही था, तो मैं इसी टाइमिंग सेट करता था कि वो निकल जाए उसके घर से, फिर मैं उसके घर जाऊं, कॉमिक्स पढूं और फिर गार्डन जाऊं। जी। तो ये जो गर्मी की छुट्टी जो थी पूरी, वो ऐसे ही फ्री में कॉमिक्स पढ़ के उनके यहाँ निकल गई। जी। नेक्स्ट ईयर जो गर्मी की छुट्टी थी, उनमें विपुल जी ने खुद नहीं लाइब्रेरी खोल ली। वो अपने एक कजिन के यहाँ से पुरानी कॉमिक्स से लेके आ गए, करीब 100-150 किताबें, और रेंट पे देना चालू कर दी। जी। तो अब तो वो एक सिलसिला भी खत्म हो गया कि अपन पढ़ पाएंगे। तो पर वो कॉमिक्स के प्रति दीवानगी तो थी, क्योंकि धीरे धीरे ध्रुव की पढ़ते पढ़ते फिर नागराज भी शुरू कर दिया था, चाचा चौधरी, बिल्लू, उनकी सभी पढ़ते थे, सभी अच्छे लगते थे। तो फिर कुछ जो सेविंग हुई थी हमें, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, कुछ बच्चों के हाथ में पैसे दे जाते हैं, वो सब जो इकट्ठे करे थे 50-60 रुपए कुछ, तो हमारे थोड़ा दूरी पे जाके एक कॉमिक्स लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो पुरानी कॉमिक्स से आधे दाम में सेल कर देती थी, जिनको रेंट पे देके वो पैसे कमा चुके हैं। अच्छा। उनको लगता था अब ये रेंट पे नहीं जाती। हाँ। तो उस समय जो 6 रुपए की किताब आती थी वो 3 रुपए में, और जो कैरेक्टर कम चलते थे, उस समय मनोज कॉमिक्स इतनी नहीं चलती थी हमारे एरिया में, मतलब आती जरूर थी, पसंद है, पर बाकी बच्चे ज्यादातर राज कॉमिक्स। तो ऐसी कुछ किताबें, 20-30 किताबें मैं वहां से परचेस करके ले आया, और फिर हमने भी हमारे घर पे लाइब्रेरी खोल ली। जी। फिर हायर स्टडीज के लिए और फिर दूसरे बिजनेस स्टार्ट करने में फिर कॉमिक्स का काम छूट गया, क्योंकि 2001-2 के बाद जब वीडियो गेम्स ज्यादा चलने लग गए, कंप्यूटर्स वगैरह आ गए थे, उसके बाद फिर हमारे क्षेत्र में कॉमिक्स की डिमांड बहुत कम हो गई। जी हाँ। तो फिर मैं भी उलझ गया था अपनी स्टडी वगैरह में, तो फिर लाइब्रेरी तो नहीं चलाई, कॉमिक्स से खरीदता रहा अपने खुद के कलेक्शन के लिए, क्योंकि वो तो शौक ही था पूरा। तो उस समय वो छोटे में ही समझ में आ गया था कि बिजनेस लाइन सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो भी करना है आपका खुद मालिक है, आप खुद नौकर है, आपको ही मेहनत करनी है और आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। 2006 में उज्जैन में काफी बारिश हुई थी, आई थिंक लगभग जितनी निचली कॉलोनी थी रोड से, वो सभी एक तरीके से बाढ़ जैसा माहौल मान लीजिए, वहाँ पानी में, उसमें मेरा पूरा कलेक्शन खराब हो गया था। ओह। मतलब घर की सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, फर्नीचर क्या, सब बर्बाद हो गया था। हमारा एक घर दूसरी जगह खाली पड़ा हुआ था, तो हम रातों रात वहां शिफ्ट हुए कुछ लिमिटेड सामान लेके, क्योंकि घर में पानी भरा रहा था 3 दिन तक। और इस बाढ़ में वो सभी हजारों किताबें, कॉमिक बुक्स, वो सब बर्बाद हो गए। सब बर्बाद हो गए। उस हजारों कॉमिक्स के अलावा कम से कम लाखों का दूसरा नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मुझे उसका 1% भी दुख नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरा जो था वो मेरे मम्मी पापा भैया और इन लोगों ने बताया था, तो उसकी कीमत इतनी समझ में आई। वो जो था वो मैंने कमाया। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो वो जो उसके सदमे में जो 3-4 दिन में भयंकर सदमे में रहा कि ये मेरा कलेक्शन चला गया, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद वो इतनी चीड़ हुई कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो सब बर्बाद हो जाए। ये सोच के फिर मैंने कभी कॉमिक्स कलेक्ट करने का नहीं सोचा। 2006 के बाद कॉमिक्स एक तरीके से दूर हो गया, अपनी बिजनेस लाइन में लग गया, पूरा उसमें जुनून कमाने में, बिजनेस में, उसी में लग गया। जी जी। फिर 2020 में कोविड के टाइम पर, जब 3 महीने पूरी फैमिली घर में साथ में थी, बड़े भाई साहब हमारे इंदौर में है, फार्मा लाइन में काफी NSM की पोस्ट पे है, तो वो बड़े भैया जो बीच वाले हैं उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी बाहर रहते हैं। तो जब तीनों भाई और पूरी फैमिली साथ में रहने का मौका मिला, खूब एंजॉय किया। फर्स्ट वेव में काफी दुखद समय चल रहा था उस टाइम पे कोविड का, लेकिन फर्स्ट वेव के टाइम पे इंडिया में काफी लोगों ने उस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया कि पूरी फैमिली साथ में रह पा रही है। तो उस बीच में जब रह रहे थे, तो वो पूरा, जब पूरी परिवार एक साथ इतने टाइम रह रहा था, तो वो बचपन में ही रह पाते थे हम लोग।
तो वो बचपन की सारी बातें याद करना, बातचीत, तो उस बीच में मुझे फिर कॉमिक्स की बातें निकली। भाई साहब ने ही पूरी बातचीत करी, भैया ने बातचीत करी कि ये इनके बच्चों को सुना रहे थे कि ये कॉमिक्स किराए पे देते थे, फिर इतने पैसे कमा के ये करा, ये, तो वो सारी बातें फिर याद आई। फिर सोचा कि यार कॉमिक्स का आज क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आसपास अभी मिलती नहीं उज्जैन में। जी। फेसबुक गूगल सर्च करा, फेसबुक पे सर्च करने पे कई ग्रुप्स दिखे, कई लोगों को कॉमिक्स के फोटो दिखे बेचते हुए। तो कई लोगों से बात भी किया कि सर मेरे को चाहिए। वो प्राइस देख के तो मतलब मैं चौंक गया बिल्कुल, क्योंकि जो अपनी पसंदीदा कॉमिक्स के फोटो दिखा, उसका अगर पूछा अपन ने कि भैया ये कितने की मिल जाएगी, तो कोई 600 बोलता है, कोई 800 बोलता है, कोई 500। और फिर उनसे पूछते हैं भैया कि ऐसा क्यों, तो बोले ये फर्स्ट कॉपी है, ये रिप्रिंट है, ये इस क्वालिटी की है। समझ में नहीं आया मुझे कुछ। फिर वो मैंने बोला यार अगर 10 किताब भी मंगाई तो 5-6 हज़ार का हो जाएगा स्टॉक। तो फिर वो दिमाग से निकाल दिया। फिर एक दिन ऐसे ही सर्च करते करते मुझे राम भाई का ग्रुप दिखा जी। तो राम भाई से बात हुआ, अच्छा लगा राम भाई से बात करके। उन्होंने मैंने जो उनको बोला कि मुझे कुछ कॉमिक्स से बताओ क्या, उन्होंने कई सारे फोटो भेज दिए। मैं कंफ्यूज भी हो गया जी। पर वही बचपन का प्यार है ना, तो पहले वो मंगाई जो पहले पड़ी हुई थी। जी। वो किताबें मैंने उनको कुछ ऑर्डर दिया और नो डाउट जैसा कि राम भाई की सर्विस है, आज उनको ऑर्डर दिया। सुबह मैं महाकाल मंदिर में था, उनका कॉल आ गया, मैं कॉल ले नहीं पाया, बाहर निकला, उनको बताया कि मैं मंदिर में था। बोले अरे कुछ नहीं, मैं तो इसलिए फोन लगाया था कि वो आपका पैकेट भेज दिया और ट्रैकिंग आपको भेज दिया। अच्छा। शौक था, मैंने बहुत बढ़िया बात है ये। और तब तक मैंने पेमेंट नहीं किया था राम भाई को। अच्छा। मैं इसलिए शौक, हाँ मैंने राम भाई को तब तक पेमेंट नहीं किया था। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने सर पेमेंट तो नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि अरे पेमेंट कहाँ जाएगा, आप कहाँ 2-4 हज़ार रुपये लेके कहीं चले जाओगे, ठीक है हम ये सोचेंगे दोस्त ने पढ़ ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन ऐसे जो राम भाई से मैंने कलेक्शन मंगाया था और कुछ एडवेंस से करके मेरे पास कुछ 50-60 किताबें इकट्ठी हो गई थी कॉमिक्स में। एक दिन वो शॉप में रखी हुई थी, मम्मी की नजर पड़ गई उन पे, तो वो फिर नाराज हो गए कि तुम फिर इन सब चीजों में लग गए, यहाँ 2-3 महीने से बिजनेस बंद करके बैठे हो, काम धाम नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है और तुम इस पे लगे हो। अब सडन मतलब उस टाइम पे कुछ सूझा नहीं और एकदम से निकल गया कि अरे ये तो मैंने बिजनेस के लिए मंगाया है, मैं एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहा हूँ। क्योंकि वो 3-4 दिन से वो राम भाई को समझाना कि आप ऑनलाइन कर लो, दिमाग में वो सब चल रहा था। सडन मेरे मुंह से निकल गया कि मैं ऑनलाइन स्टोर खोल रहा हूँ। ओके। तो कोविड के पहले ही मैंने उसको वाइंड अप करने का सोच लिया था और कर दिया था। तो मुझे वेबसाइट मतलब ई कॉमर्स स्टोर का मुझे नॉलेज था ही सही जी। तो मैंने एक ओपन कार्ट पे पोर्टल बनाया रात में ही अपने लैपटॉप पर, और रात में ही डोमेन बुक किया। नाम समझ में नहीं आया क्या रखा जाए। एक्चुअली मेरी शॉप को मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो कई लोग बाहर अब्रॉड जॉब करते हैं, कई लोग मुंबई दिल्ली में, तो जब कभी ऐसा मिलने का प्लान बनता है, जब सब इकट्ठे होते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि अपन नीलेश के यहाँ मिलते हैं, ठीए पे मिलते हैं, अड्डे पे मिलते हैं। इस तरीके की वो लैंग्वेज शुरू से, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर, और इंजीनियर में तो आप समझते हैं इंजीनियर लोगों की बात, तो हाँ, तो वो जो अड्डा चल रहा था, तो वो दिमाग में एकदम आया, तो कॉमिक्स अड्डा, मैंने ये नाम सुनेगा। मैंने रात में करीब 12:30-1 बजे भाई को व्हाट्सएप किया, भाई उस समय यहाँ नहीं थे, छत्तीसगढ़ थे, कि भैया मैं ये कॉमिक्स स्टोर शुरू करना चाह रहा हूँ और ये नाम है। उसने डन किया। ऐसे ही ऑनलाइन ही एक लोगो डिजाइन किया, कुछ अजीब सा थी, पुरानी कुछ फोटो दिखेंगे तो उसमें दिखेगा, बड़ा अजीब सा था। उसके बाद फिर मैंने ऐसे करके रात में पोर्टल बना के, और वो जो किताबें थी जो मेरे पास थी उसको रात में ही अपलोड करके उसको कर दिया, और सुबह फेसबुक पे पोस्ट डाल दी comicsadda.com की। ओके। और सारे पाठकों का प्यार और बाबा का आशीर्वाद था कि जिस दिन डाला उसी दिन ऑर्डर्स आ गए। इसी बीच में मेरी बातचीत हुई रवि राज जी से जी, बुलसाई प्रेस। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि कॉमिक्स अड्डा को यहाँ तक लाने में उनका अहम रोल है जी।
रविराज जी ने फिर काफी वो सपोर्ट किया उसके लिए। उन्होंने, क्योंकि मेरे को ज्यादा नॉलेज था नहीं कि क्या चल रहा है आजकल कॉमिक्स इंडस्ट्री, मैं केवल अपने से मतलब रखता था, मुझे ये कलेक्शन चाहिए, राम भाई से मंगा लिया। फिर रविराज जी से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मैं बुलसाई प्रेस हूँ, हमारा भी पब्लिकेशन है, ऐसा उन्होंने जानकारी दी, कुछ और पब्लिकेशन के बारे में भी जानकारी दी जी। फिर चूंकि मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी नहीं थी इसमें, तो मैं अभी फिर आरसी पे ही फोकस कर रहा था कि मुझे आरसी का स्टॉक चाहिए। तो उन्होंने क्या चल रहा है अभी, कैसे काम हो रहा है, पब्लिकेशन कितने हैं, ये सारी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने खूब सपोर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे लुक चेंज करने के लिए कहा, वेबसाइट का लोगो की बहुत फनी लोगो है, थोड़ा चेंज कीजिए, प्रोफेशनल, थोड़ा अच्छा लोगो बनाइए। फिर उन्होंने प्रणय खरडेकर जी जो IBP TV के जो चैनल के हैं, जी हाँ, जी उनसे मेरी बात करवाई जी। और प्रणय जी ने जो आज कॉमिक्स अड्डा का जो लोगो है, बैनर से, वो सब प्रणय जी ने डिजाइन किए हैं। वाह। और बहुत अच्छे से, मतलब मुझे कुछ बताना नहीं पड़ा, उन्होंने अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट करके दिया। और बहुत नॉमिनल चार्ज पे उस समय उन्होंने, सिर्फ एज ए, वो भी कॉमिक्स के काफी अच्छे फैन है और सपोर्ट करने, हाँ, उन्होंने सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि अच्छा काम हो रहा है, सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मैंने फीस दी वो तो बहुत ही नॉमिनल, अपन उसको फीस भी नहीं बोल सकते जी, बस उन्होंने डिजाइन करके वो पूरा रेडी करके दिया। कॉमिक बुक्स के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो ये सवाल करना बनता है कि आखिर रियलिटी में कॉमिक बुक का मार्केट है कैसा। अब आमतौर पे कोई भी दर्शक ये कहेगा कि भाई मैं एक कॉमिक बुक वेंडर से बात कर रहा हूं, तो वो तो तारीफ करेगा ही करेगा। लेकिन जो वाकई में सच्चाई है, जो आप और हम जान सकते हैं, जो हम 2000s के दौर को जानते हैं, जब कॉमिक बुक्स लगभग खत्म हो चुकी थी, और अब जो आया है, आप प्लीज इस बारे में प्रकाश डालें कि आखिर इस वक्त वाकई मार्केट सच्चाई है क्या। सर 2000 में जो स्थिति थी उससे तो बेहतर हुई है, पाठक गण बढ़े हैं। बाकी ये बड़े हैं अभी वो जो बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, ये बचपन के प्यार वाला ही जो है कंसेप्ट, उसी के लिए वो ही अट्रैक्शन है। और वो ही लोग अभी जो 18-19 के टाइम पे जो किड थे, वो अब बड़े हो गए हैं, कमाना शुरू कर दिए हैं, तो वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं, तो वो ही अभी कॉमिक्स परचेज कर रहे हैं, मोस्टली 70 से 80%। कॉमिक्स अड्डा अब आने वाले समय में और क्या करने वाला है? जी, फिलहाल तो सर मैं इस स्टोर को और कॉमिक्स को, मेरा यही मन है कि और जहाँ ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचा सकूं, मैं कॉमिक्स को डिलीवर कर सकूं, और जितना ज्यादा स्टॉक या कह सकते हैं कि अदर पब्लिकेशंस को भी ला सकूं अपने स्टोर पे, वो मेरी कोशिश रहेगी कि कस्टमर को किसी भी कॉमिक्स के लिए परेशान ना होना पड़े, किसी अदर पब्लिकेशन की किताब के लिए जो कहीं नहीं मिलती, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी अपने स्टोर पे मिले। चलिए नीलेश जी, इसी खूबसूरत बातचीत को अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं, देना पड़ेगा, मजबूरी है। जी जी जी। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हम इस वीडियो के ही नीचे कॉमिक्स अड्डा का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग कॉमिक्स अड्डा और भी वेंडर्स को, जितने भी जिनको हम भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, उन तक पहुंचे और उन लोगों, उस नई जनरेशन के पास उन लोगों को पहुंचा सके, ताकि पता लग सके कि ये वो लोग हैं जो कि अब कॉमिक बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं। इसी थॉट के साथ में नीलेश जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल। नमस्कार, जय श्री महाकाल।